नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्या। फाइनल रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और उस रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट क्या आई है हम इस शो के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो फाइनल रिपोर्ट में आज सबसे पहली खबर है महाराष्ट्र निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी ने बीएमसी में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया। 227 में से 96 सीटों पर बीजेपी और 30 पर शिंदे गुट ने जीत हासिल की, जिससे महायुति ने बीएमसी पर कब्जा जमा लिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी के विकास के एजेंडे और विजन का परिणाम बताया। तो ये ठाकरे परिवार का पूरे 25 साल के बाद बीएमसी से दबदबा पूरी तरीके से खत्म हो गया। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीएमसी की 227 सीटों में से बीजेपी अपने दम पर 96 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं 30 सीटों पर शिंदे गुट ने जीत हासिल की। इस तरह से देखें, बीएमसी की सत्ता पर कई दशक बाद बीजेपी कब्जा करने जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीएमसी चुनाव में महायुति को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। सीएम ने कहा कि इस बार के चुनावों में पीएम मोदी के नाम और काम का साफ असर नजर आता है। पीएम के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और ये पीएम मोदी के विजन की जीत है। महाराष्ट्र को मोदी पर भरोसा था। सीएम फडणवीस ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद हमें मिला और लोगों को सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीएमसी चुनाव में डिस्टिंक्शन मार्क से पास हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ 25 साल बाद नगर पालिका से ठाकरे परिवार का दबदबा खत्म हो गया है। इस बार उद्धव ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा। उद्धव ने बीएमसी चुनाव में बाला साहेब की कट्टर हिंदुत्व की जगह सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया था, जिसे मुंबई की जनता ने नकार दिया। शिवसेना यूबीटी के लिए मुंबई समेत 29 नगर निगमों का चुनाव बेहद अहम था। खासकर उद्धव ठाकरे पर बीएमसी में 25 साल पुराना दबदबा बनाए रखने का दारोमदार था, लेकिन उद्धव ने एक गलती की और बीएमसी में उनका पूरा किला ढह गया। इस बार चुनाव में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ हो गए, लेकिन 25 साल बाद ठाकरे मुंबई की सत्ता से बाहर हो गए। अब ये माना जा रहा है कि मराठी अस्मिता के नाम पर नफरती पॉलिटिक्स के हीरे राज ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और उनके चक्कर में उद्धव ठाकरे भी अपना नुकसान कर बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी की तगड़ी जीत के बाद पूरे देश में बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। पार्टी को मिली बढ़त ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उत्साह से भर दिया। मुंबई से देश के कई राज्यों में बीजेपी दफ्तरों में जश्न मनाया गया। आपको यूपी के लखनऊ से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए।
महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की जीत के बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय पे जश्न का माहौल है, जहां पे लोग काफी उत्साहित होकर विजय उत्सव के रूप में यहां पे जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर और कार्यकर्ता यहां पे जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बड़ी जीत हुई है महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में, उसको देखते हुए यहाँ पे लोग पटाखे दगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ जश्न करते हैं। पार्टी का झंडा आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर लोगों को एकदम खुशी का माहौल है कि जिस तरह से जीत हुई अपने आप में एक बड़े रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 का है, उससे पहले पंचायत चुनाव है। ऐसे में इस चीज को कॉन्फिडेंस के रूप में देखा जा रहा है। और ये विजुअल यहाँ पे प्रदेश मुख्यालय का है, जहाँ पर जश्न में सभी लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस चीज का इंतजार था कि कैसे जीत दर्ज की जाएगी। तो बड़े रिकॉर्ड के स्तर पर जीत गए। मैं कुछ लोगों से बात भी कर लेता हूँ। अमित, क्या कहना है, जीत कैसे देख रहे हैं आप? भैया ये सुशासन की जीत है, ये विकास की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसकी जीत है। आज हम सब देख रहे हैं उत्साह में कार्यकर्ता, और हम सब पूछना चाहते हैं अखिलेश यादव जी कहाँ है, उनका भी सुपड़ा साफ हो गया है। ये उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल था जिसका भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये थे बीजेपी के कार्यकर्ता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह से सेमीफाइनल का मैच था, जहां पे लगातार जीत दर्ज की गई है, और आने वाले 2027 का जब चुनाव होगा तो उसमें भी जीत दर्ज कराई जाएगी। और यहाँ पे देखिए अन्य कार्यकर्ता जो है मिठाई भी खिलाए जा रहे हैं, और मिठाई के साथ यहाँ पे लोग एक दूसरे को मुंह मीठा कर रहे हैं। मिठाई देख सकते हैं, यहाँ की पार्टी के तमाम जो वर्कर हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि बीएमसी बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। और कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है और इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि महिला यहाँ पे तमाम बीजेपी के अन्य सीनियर लीडर भी यहाँ पे मौजूद है। ये जीत अपने आप में बड़ी जीत है, क्योंकि महाराष्ट्र की बीएमसी चुनाव की जीत के बाद लोग काफी उत्साहित है, और लगातार बीजेपी में जश्न का माहौल है। और जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ। जम्मू में एलओसी से सटे राजौरी जिले और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों को देखते हुए लगातार सुरक्षा जवानों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी को लेकर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से सेना का ध्यान भटकाने और देश का माहौल बिगाड़ने के लिए बॉर्डर से सटे इलाकों में ड्रोन की हलचल देखी गई है, जिसके बाद सुरक्षा जवान अलर्ट मोड पर हैं। साथ ही कोहरे की आड़ में पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों की हर नापाक हरकत का माकूल जवाब देने के लिए पुलिस, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की ओर से हर आए दिन भारत की शांति को भंग करने की साजिश रची जा रही है। कल बीती रात पुंछ में ड्रोन की मूवमेंट देखी गई, जिसके बाद सुरक्षा बल बेहद ज्यादा अलर्ट है। इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में है, जहां पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पे चेकिंग चल रही है, क्योंकि गणतंत्र दिवस पास आ रहा है। ऐसे में इन इलाकों में जो है कई बार देखा गया है कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन की जो है संख्या बढ़ जाती है, ड्रोन की मूवमेंट्स बढ़ जाती है। ऐसे में इस पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, या फिर ऐसी कोई ड्रोन ड्रॉपिंग ना हुई हो जो सामान आतंकवादियों के लिए आया हो। ऐसे में इन इलाकों में लगातार जो है चेकिंग की जाती है, और इस समय जो है पिछले कई दिनों से देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में जो है ड्रोन की मूवमेंट काफ़ी बढ़ गई है बॉर्डर पर। पिछले 15 दिनों की बात करें तो सूत्रों के हवाले से 10 से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ जो ड्रोन्स की देखी गई हैं, जो भारत पाकिस्तान सीमा में हुई हैं। ऐसे में कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर कोई ड्रोन ड्रॉपिंग हुई हो, जिससे कोई मादक पदार्थ या हथियार जो है बॉर्डर के पार पहुँचाया गया हो। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस और जो एसओजी के जवान हैं वो लगातार यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद इस पूरे एरिया को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त में एक घर में है जो बॉर्डर एरिया में बना हुआ है। ये जो घर है यहाँ के रहने वाले लोगों के होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कई बार कोई ऐसी ड्रोन की कोई इक्विपमेंट ना छुपी हो, या ड्रोन्स के कोई ऐसे जो सामान आता है वो ना छुपा हो। इसके लिए जो है पुलिस और एसओजी के जवान लगातार गश्त करते हैं, और इस समय आप देख सकते हैं कि पूरे घर को खंगाला जा रहा है। ऐसी कई मूवमेंट्स होती हैं जो है ट्रेस करने के लिए लगातार ऐसे सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। और फिलहाल लेकिन अब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे सके। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसओजी के जवान अलर्ट है, ताकि पाकिस्तान की कोई भी साजिश कामयाब न हो सके। 26 जनवरी का वक्त भी है। घने कोहरे के बीच एसओजी के जवान बॉर्डर के इलाके में सर्च कर रहे हैं, ताकि दुश्मन की कोई भी साजिश कामयाब न हो सके।
पिछले 1 जनवरी से लेकर अभी तक कम से कम भी 15 से 20 मूवमेंट जो है ड्रोन की देखी गई हैं। हालांकि वो सारी की सारी जो है वो मूवमेंट जो है जब देखी गई तो जब उस पर फायर किया गया सारे ड्रोन वापस चले गए, लेकिन फिर भी ऐसा संशय अभी भी बना है कि हो सकता है ड्रोन ड्रॉपिंग हो। इसके चलते जो है लगातार यहाँ पे चेकिंग की जा रही है और ये पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दिया जा सके। कैमरामैन सुन के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए, भारत पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। देश की राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले रात के साए में चोर गाड़ी चुराते थे, फिर उसी कार में सवार होकर दूसरी कार चुराते थे और फिर पीड़ितों को ही फोन करके धमकाते थे और पैसों की डिमांड भी करते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक चोरी, फिर चोरी की दूसरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कार चोरों की चोरी का पूरा खेल। रात का सन्नाटा, खाली सड़क और कैमरे की नजर से बचने की कोशिश करते दो साए। ये कोई फिल्म नहीं, ये दिल्ली की सच्ची कहानी है। पूर्वी दिल्ली में कार चोरों ने पहले एक गाड़ी चुराई और उसी चोरी की कार से ही कार चोरी की दूसरी वारदात को अंजाम दे डाला। ये तस्वीरें दिल्ली के शहादरा जिले के राजगढ़ इलाके की है, जहां घड़ी में सुबह के करीब 4:15 बज रहे हैं। दो युवक सड़क किनारे खड़ी कार के पास आते हैं। कुछ ही पलों में कार का लॉक तोड़कर उसे स्टार्ट कर लेते हैं। कैमरा सब देख रहा था, लेकिन चोरों को इसका अंदाजा तक नहीं था। एक ही रात में चोरों ने पहले कल्याणपुरी में एक गाड़ी पर हाथ साफ किया और फिर चोरी की उसी गाड़ी को लेकर वो कृष्णानगर पहुंच गए। मकसद साफ था, एक और शिकार। कुछ सेकंड की रेकी और दूसरी कार भी गायब। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। कुछ ही घंटों बाद दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास पीड़ित के मोबाइल पर फोन की घंटी बजती है। पहले पीड़ित के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज और उसके कुछ मिनटों बाद कॉल दूसरी तरफ से आवाज आती है, गाड़ी चाहिए तो पैसे देने होंगे। चोर खुद कॉल करते हैं, एक गाड़ी कहाँ है और पैसा कैसे देना है। यहाँ तक कि वीडियो कॉल कराकर गाड़ी दिलवाने की बात भी कही जाती है। आप खुद ही सुन लीजिए चोर ने पीड़ित से क्या कहा। एडवांस के नहीं भेजूंगा, लोग पुलिस मैटर करते हैं, लड़के को हरियाणा भेजूंगा, इतनी दूर वीडियो कॉलिंग करवा दूंगा, गाड़ी दिखा दूंगा, लेकिन कुछ एडवांस आएगा तो मैं आगे की कार्रवाई करूंगा, ऐसे नहीं। ठीक है भाई, मुझे भी तो ये कोई पुलिस मैटर नहीं है, जब मैं दिखाऊंगा। कॉल के बाद पीड़ित ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी और मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल और दोनों इलाकों की टाइमिंग, इन सब कड़ियों को जोड़कर अब चोरों की तलाश तेज कर दी गई है। एक चोरी, फिर दूसरी चोरी और उसके बाद वसूली की कोशिश। गौर कीजिए तो ये मामला सिर्फ कार चोरी का नहीं, बल्कि ये राजधानी में बढ़ते अपराध के हौसले की तस्वीर है। हालांकि सीसीटीवी ने चेहरों को कैद तो कर लिया है, लेकिन अब देखना ये है कि कानून इन चेहरों तक कितनी जल्दी पहुंचता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। जवानों के सामने 52 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 1,40,00,000 से भी ज्यादा का इनाम था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर 52 माओवादियों ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के सिर पर 1,41,00,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिनमें 21 महिला और 31 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत गुरुवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। साउथ सब जोनल ब्यूरो से संबंधित 52 माओवादी कायडरों ने हिंसा और जन विरोधी विचारधारा को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया।
सरेंडर करने वाले नक्सलियों में DKSZC के अलावा AOB डिवीजन और भामरागढ़ एरिया कमेटी के माओवादी भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीजापुर जिले में 1 जनवरी 2024 से अब तक 824 माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। 1126 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं और 223 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार को जवानों ने बीजापुर जिले में माओवादियों के खिलाफ 2 बड़े ऑपरेशन किए थे, जिसमें सुरक्षा बलों ने भोपालपट्टनम और एडिट पुलिस स्टेशन के इलाकों में अलग अलग कार्रवाई करके कई IED और माओवादियों का एक ठिकाना सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। पहले अभियान में मादेड़ थाना पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने 10-10 किलो वजनी 2 कमांड IED बरामद किए। ये IED माओवादियों ने सोनमपल्ली बांदेपारा कच्ची सड़क पर एक के बाद एक लगाई थी, ताकि सुरक्षा बलों के काफिलों को निशाना बनाया जा सके और आवाजाही में बाधा डाली जा सके। वहीं दूसरे अभियान में भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के तहत कैंप कांडला पार्टी 2 से केंद्रीय रिजर्व पुलिस 244 बटालियन और जिला बल की संयुक्त टीम ने कोंडा पटगू जंगल क्षेत्र में सर्च और डीमाइनिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम को 2-2 किलो वजनी 2 प्रेशर IED मिले। केंद्रीय रिजर्व पुलिस 214 BTD टीम ने इन्हें तुरंत मौके पर ही नष्ट कर दिया, जिससे बड़ी घटना को टाल दिया गया। तो अच्छा संकेत हमारे सबके लिए, और आगे आने वाले दिनों में हमारे कुछ और जो है आत्मसमर्पण जो है अभी लाइन अप हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि और भी जो बड़े कैडर के लोग हैं वो आने वाले हैं। सभी के लिए ओपन आर्म है कि जो भी अगर आत्मसमर्पण करना चाहता है, तो बहुत सारे अभी तो बहुत एजेंसीज हो गए हैं, बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, आप लोगों के माध्यम से भी कई लोगों ने सरेंडर किया है। तो मुझे मेरा यही अपील है कि जो भी माध्यम मिले या फिर सीधे तौर पर आना चाहें तो उनका स्वागत है, और सरकार की जो नीतियां हैं वो उनको आत्मसमर्पण और पुनर्वासित करने के लिए लगातार हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हम लोग खर्च करें। इसके अलावा कोंडा पटगू इलाके में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को जमीन के नीचे दबे हुए 2 सफेद ड्रम भी मिले। इन ड्रमों में माओवादियों की तरफ से जमा किया गया राशन था, जिसे जंगल में मौजूद उनके कैडरों के लिए रखा गया था। इस राशन की बरामदगी से इलाके में माओवादियों की सप्लाई व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खारान जिले में सुरक्षा की बड़ी चुनौती पैदा हो गई, जब बड़ी संख्या में हथियारबंद लोग शहर में घुस गए और अलग अलग जगहों पर हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खारान जिले में गुरुवार को सुरक्षा की बड़ी चुनौती पैदा हो गई। स्थानीय अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बड़ी संख्या में हथियारबंद लोग शहर में दाखिल हुए और अलग अलग जगहों पर हमला शुरू कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए इलाके में अफरा तफरी मच गई और प्रशासन ने तत्काल सर्च ऑपरेशन और इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। स्थानीय पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने सबसे पहले खारान शहर के मुख्य पुलिस थाने को निशाना बनाया। थाने में घुसकर उन्होंने वहां पर बंद अंडर ट्रायल कैदियों को जबरन उड़ा दिया। इसके बाद हमलावर शहर के बाजार क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने कम से कम 2 से 3 सरकारी और निजी बैंकों में तोड़फोड़ की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमले में कोई कर्मी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस वाहन और हथियार नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आए। हमलावर में से कुछ लोग हथियार अपने साथ ले जाने में सफल रहे। खारान के सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अनुसार हमले में कुल 5 लोग घायल हुए। इनमें से एक युवक को गोली लगी, जबकि 4 बच्चे विस्फोट के छर्रों से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बड़ी संख्या में हथियारबंद हमलावरों के आने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दुकानें बंद हो गईं और लोग अपने घरों में दुबक गए। खारान, जो कि क्वेटा से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, लंबे समय से उग्रवाद और सुरक्षा खतरों से प्रभावित इलाकों में गिना जाता है। जिले में पहले भी छोटी छोटी हिंसक घटनाएं होती रही हैं, लेकिन ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में हथियारबंद हमलावर सीधे शहर के अंदर घुसकर हमला करने में सफल हुए। घटना के बाद प्रशासन ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी लेने की पुष्टि नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से पीछे हट गया है। ये दावा ट्रंप भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह जानकारी दी है कि ईरान की ओर से लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है।
लगातार खराब बने हुए हैं। साथ ही अमेरिका की भी इस पर पूरी नजर है। ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर तेज ट्रायल और जल्दी से फांसी देने का ऐलान किया था। ईरान बुधवार को 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने वाला था। इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ा जवाब देने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था, अगर वे फांसी देते हैं तो आप कुछ भयानक देखेंगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान बैकफुट पर नजर आया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि फांसी देने की कोई योजना नहीं है, फांसी का तो सवाल ही नहीं उठता। वहीं बुधवार को ट्रंप ने भी बताया कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक गई है। इससे पहले ईरान ने सरकारी टीवी चैनल पर राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धमकी जारी की थी। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक धमकी पर्शियन में थी। इस धमकी में पेंसिल्वेनिया के बटलर में 2024 में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले का फुटेज भी दिखाया गया, जिसके साथ एक संदेश था, इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। ये ट्रंप के खिलाफ तेहरान की अब तक की सबसे सीधी धमकी है। इससे पहले ट्रंप ने ही बार बार ईरान सरकार को धमकी दी है कि अगर वह विरोधी प्रदर्शनकारियों पर अपनी क्रूर कार्रवाई जारी रखती है तो अमेरिका उस पर हमला करेगा। आपको बता दें कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 28 दिसंबर को शुरू हुए थे। उस दिन तेहरान में स्थानीय व्यापारी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में एक और बड़ी गिरावट के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या सही जानना मुश्किल है, क्योंकि देश में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों पर पाबंदियां हैं और पिछले 5 दिनों से इंटरनेट भी बंद है। ईरान इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि प्रदर्शनों के दौरान मृतकों की संख्या 12,000 तक पहुंच गई है, जबकि ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन प्रदर्शनों में 114 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी मारे गए। ईरानी सरकार ने आरोप लगाया कि देश में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना है, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार वो भी फुल एचडी में।